हेलो स्टूडेंट्स। इस यूट्यूब चैनल महालक्ष्मी ज्ञान क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास के सिंधु घाटी सभ्यता तक का अध्ययन कर लिया है। आज हम इसी प्राचीन भारत की इसी श्रृंखला में आगे प्राचीन भारत के ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम ऋग्वैदिक काल किसे कहा जाता है? ऋग्वैदिक काल वह काल है जब ऋग्वेद, जिसके बारे में हमें ऋग्वेद से पता चलता है। ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया है, इस काल की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद है। और इसी काल में ऋग्वेद की रचना की गई, इसलिए इसे ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के समय को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। बहुत लोगों के मन में यह क्वेश्चन रहता है कि ईसा पूर्व क्या है और ईस्वी क्या है। जब प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ उस दिनांक को 0 माना जाता है और उससे पहले को वहाँ से काउंटिंग या माइनस में काउंटिंग किया जाता है। जैसे 1000 ईसा पूर्व माने से ईसा मसीह के जन्म से 1000 साल पहले के समय है, और 1000 ईस्वी बोलने से ईसा मसीह के जन्म से 1000 बाद का समय है। तो ईसा पूर्व बोलने से ईसा मसीह के जन्म से 1000 या 1500 साल पहले का समय। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के समय को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद एक ऐसा ग्रंथ है जिससे ऋग्वैदिक सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और यह ऋग्वेद की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इसमें जो लिखे गए हैं लेख, उन सब की सार जो है या संदेश जो है उसमें है, वह ईरानी धर्म ग्रंथ जिंदा ए वेस्ता, एक ग्रंथ है ईरानी धर्म पारसी लोगों का, उससे मिलती है। ईरानी लोगों धर्म ग्रंथ जिंदा वेस्ता से मिलती है। ऋग्वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण समाज था। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि ऋग्वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता से तात्पर्य भारत में आर्यों द्वारा प्रारंभ की गई सभ्यता से है, जो कि सिंधु सभ्यता के समाप्ति के बाद प्राप्त हुई। सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्त होने के बाद वैदिक सभ्यता प्रारंभ हुई, जिसमें ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल शामिल है। अब आर्य कहाँ से आए, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आर्य आए कहाँ से। इसके बारे में बहुत सारे विद्वानों के मत अलग अलग हैं कि आर्य यहाँ से आए, कोई बोलता है आर्य एशिया से आए, यूरोप से आए, कोई बोलता है आर्कटिक प्रदेश से आए, कोई बोलता है तिब्बत से आए। कुछ लोगों का कहना यह है कि यहाँ के मूल निवासी पहले कुछ और थे, जिनको आर्य लोग आए और आर्य लोगों ने आक्रमण करके उन पर अपना अधिकार जमा लिया, उनको यहाँ से भगा दिया और उनका शासन यहाँ स्थापित हो गया। इस प्रकार के बहुत सारे मतों पर बहुत सारे मत हैं। तो यह निश्चित तौर पर यह निश्चित नहीं है कि आर्य यहाँ के मूल निवासी थे या बाहर से आए हुए थे। आर्य सर्वप्रथम भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आकर बसे, जिसे सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव सिंधु नदी के आसपास के जो 7 नदी थे उस क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। यह सिंधु और उसकी 6 सहायक नदियों के कारण इस क्षेत्र का नाम सप्त सैंधव प्रदेश पड़ा। यही आर्य भारत में आकर पहली बार बसे। इस क्षेत्र की 7 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है, जिसमें सिंधु, सरस्वती, ससुद्री, जिसे सतलज भी कहा जाता है, विपाशा, ब्यास, परुष्णी, रावी, अक्सिनी, चिनाब और वितस्ता, झेलम। बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है नदियाँ। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है इनसे कि पुराना नाम क्या था। विपाशा ब्यास नदी का पूरा नाम क्या था? विपाशा। रावी नदी का पुराना नाम क्या था? परुष्णी। चिनाब नदी का पुराना नाम क्या था? अक्सिनी। झेलम नदी का पुराना नाम क्या था? वितस्ता। सतलज नदी का पुराना नाम क्या था? सतुद्री। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदियों के पुराने नाम हैं, याद रखना है आप सभी को। आइए अब हम देखते हैं आर्य कहाँ से आए थे भारत में। एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है ये कि आर्य भारत में आए कहाँ से, इनका निवास स्थान क्या था। तो इसमें बहुत सारे विद्वानों के अलग अलग मत हैं कि आर्य कहाँ से आए। आइए एक एक करके हम देखते हैं।
मैक्स मूलर एक विद्वान थे, इतिहासकार मैक्स मूलर, जिनका कहना है कि आर्य मध्य एशिया से आए हुए थे और यहाँ आकर बसे। ये मैक्स मूलर का सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि आर्य मध्य एशिया, एशिया का मध्य भाग से यह यहाँ आके बसे। बाल गंगाधर तिलक, जो हमारे भारत के जो बाल गंगाधर तिलक हैं, उन्होंने कहा कि बाहर उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक प्रदेश, जो पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक क्षेत्र है, वहाँ से आकर बसे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि आर्य तिब्बत से आए भारत। विलियम जोन्स सबसे महत्वपूर्ण है, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने कहा कि आर्य यूरोप से आए, जो कि बहुत सारे विद्वानों के बाद जो मान्य है, यूरोप का सिद्धांत विलियम जोन्स ने दिया। आइए अब देखते हैं ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से थी। ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक दृष्टि से निम्न इकाइयाँ प्रचलित थीं: ग्राम, गृह, ग्राम, विष और जन। राजनीतिक दृष्टि से विभाजन किया जाए उस समय के ऋग्वैदिक काल का, तो गृह, ग्राम, विष और जन में विभाजित किया गया था। गृह का तात्पर्य घर से है। जिस प्रकार से आज घर से तात्पर्य है गृह, उसी का ही अर्थ है गृह। इसे कुल या परिवार कहा जाता था। एक परिवार या एक घर में रहने वाले, एक छत के नीचे रहने वाले सभी व्यक्ति इसमें शामिल होते थे, और इसे कुलप या गृहपति इसका प्रमुख होता था। तो गृह कुल या परिवार होता था, और इसका प्रमुख जो हेड रहता है, इसका घर का प्रमुख जिसे कहा जाता है मुखिया, वह कुलप या गृहपति कहलाता था। और बहुत सारे गृह मिलकर एक ग्राम का निर्माण करते थे, और ग्राम का प्रमुख ग्रामणी कहलाता था। अब बहुत सारे ग्रामों से मिलकर अनेक ग्रामों से मिलकर विष का निर्माण होता था, और विष का प्रधान जो या मुखिया होता था वह विषपति कहलाता था। और बहुत सारे विषों के समूह से मिलकर एक जन मिलता था। जन जिसे आज के समय में एक राष्ट्र या राज्य कह दिया जाए तो जन होता था। इसका प्रधान जनपति या राजन कहलाता था। राजा की सहायता के लिए 12 पदाधिकारी होते थे, जिसे रत्नी कहा जाता था। राजा, पुरोहित तथा अन्य पदाधिकारियों की सहायता से प्रशासन चलाता था। राजा को उसकी सेवाओं के बदले राजस्व या भेंट दी जाती थी, जिसे बलि कहते थे। राजा को भी अपने कार्यों के बदले में प्रजा से भेंट प्राप्त होते रहता था, जिसे बलि कहा जाता था। राजा की सहायता के लिए 12 पदाधिकारी होते थे, जिसे रत्नी कहा जाता था। रत्नी या रत्निन दोनों समान है। यह उसके 12 पदाधिकारियों को कहा जाता था। आइए कुछ पदाधिकारियों के नाम देखते हैं। परप एक पदाधिकारी था जो दुर्गपति था, जो दुर्गों का रक्षक था, उसे दुर्गपति कहा जाता था। परप। व्राजपति एक पदाधिकारी था, व्राजपति एक गोचर भूमि का अधिकारी था। उस समय गायों की बहुत महत्वपूर्ण थे। सारे गायों का पालन बहुत ही ज़्यादा किया जाता था, और सारे आक्रमण जो है युद्ध गायों के लिए ही होते थे। तो इस समय व्राजपति गोचर भूमि का अधिकारी, जहाँ गायों को चराया जाता था, रखा जाता था, वो गोचर भूमि कहलाता था, इसका अधिकारी होता था। भागदूत एक अधिकारी भागदूत के नाम से रहता था, जो जनता और राजा के मध्य बलि या करों का निर्धारण करता था। स्पस जो गुप्तचर विभाग का अधिकारी रहता था, उसे स्पस कहा जाता था। और पुरोहित जो मंत्री रहता था राजा का, यह वंशानुगत था। वंशानुगत कहने से तात्पर्य है जो एक बार कोई बन गया तो उसके पुत्र, उसके पौत्र आगे पुरोहित बनते जाते थे। संग्रहिता से तात्पर्य संग्रहण करने वाला, मीन्स बचाने वाला। कोषाध्यक्ष जो खजाने में कोष को बचा के रखता था, वो कोषाध्यक्ष कहलाता था। गोवीकर्तन एक अधिकारी था, गोवीकर्तन जो आखेट में राजा का सारथी होता था, या जो जंगल विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। और जब राजा आखेट के लिए शिकार के लिए जाता था तो उसका सारथी बनता था, उसका मार्गदर्शन करता था। गोवीकर्तन था यह अधिकारी। सभा। अब देखते हैं कि उसके ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था में किस प्रकार के शासन चलाया जाता था। तो वहाँ 3 प्रकार के परिषद मिलते थे। एक सभा होता था, दूसरा समिति होता था, तीसरा विदत होता था। आइए देखते हैं सभा क्या है। सभा में कुछ चुने हुए सदस्य शामिल होते थे, जिन्हें सुजान कहा जाता था।
सभा का कार्य सार्वजनिक मामलों पर फैसला करना था। आज जैसे कुछ कैबिनेट होता है, उस प्रकार से एक सभा होता था। कुछ चुने हुए मंत्री, वृद्ध वृद्ध नागरिक या जन शामिल होते थे और किसी मामले पर फैसला सुनाते थे। इसे सभा कहा जाता। समिति, समिति में सभी आम सदस्य शामिल होते थे। राजा को चुनने और पद इसे राजा को चुनने और पद से हटाने का भी अधिकार होता था। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। विदत, एक अन्य समिति थी। विदत तीसरी समिति, यह युद्ध में लूटी हुई गई वस्तु का वितरण करती थी। राजा कहीं किसी राज्य पर आक्रमण करता था, किसी क्षेत्र पर आक्रमण करता था, तो वहाँ से जो भी धन संपत्ति लूटते थे उसका वितरण प्रजा में और अन्य मंत्रियों या राजा के बीच किया जाता था। वह विदत करता था। स्त्रियां सभा, समिति और विदत में भाग लेती। तीनों समितियों में स्त्रियां सदस्य या अध्यक्ष हो सकती थी। राजा इस काल में कोई स्थायी सेना नहीं रहता था। जब भी युद्ध का समय आता था तो राजा अपने प्रजा के बीच में से ही युवकों को लेके सेना का निर्माण करके युद्ध करता था। आइए अब देखते हैं वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार से थी। ऋग वैदिक काल में समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समाज का यह वर्गीकरण आनुवांशिक न होकर व्यक्ति के व्यवसाय यानी काम पर आधारित था। ऋग वैदिक काल में जो समाज का जो वर्गीकरण था 4 वर्णों में तो था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन यह वर्गीकरण केवल काम के आधार पर था। कोई अगर व्यवसाय करता था तो उसके वैश्य में कहा जाता था, कोई लड़ता था उसको क्षत्रिय कहा जाता था। कोई भी व्यक्ति हो वह क्षत्रिय ही कहलाता था। कोई पूजा पाठ करता था ब्राह्मण कहलाता था, और कोई अन्य कार्य छोटे स्तर के कार्य करता था तो वह शूद्र कहलाता था। यह काम पर निर्भर था, न कि वंशानुगत की। एक अगर कोई काम कर कोई है तो उसका बेटा भी वही होगा, उसके पुत्र भी वही होंगे, ऐसा नहीं था। उसकी संतान वही समाज की हो जाएगी, ऐसा नहीं था। कर्म पर आधारित था। जो जो काम करता था वही वर्ण उसका हो जाता था। स्त्रियां सभा, समिति और विदत में भाग ले सकती थीं, इसकी सदस्य हो सकती थी। सती प्रथा और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। यह समाज एक पितृसत्तात्मक समाज था। आमतौर पर इस प्रकार के समाज में पिता की प्रधानता होती थी, किंतु यहाँ माताओं को भी पर्याप्त अधिकार प्राप्त दिए गए थे। कुछ महिला विदुषियों के नाम हैं: घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वारा, लोपामुद्रा, जिन्हें बहुत ही प्रतिष्ठित महिलाएं थीं उस समय की, जिनके नाम ये हैं। गाय को अघन्या माना जाता था। गाय को अघन्या कहने का तात्पर्य है न मानने योग्य। गाय की पूजा की जाती थी। गाय बहुत ही महत्वपूर्ण था उनके व्यवसाय में, पाला जाता था, उसके पूजा की जाती थी उसकी, इसलिए गाय को अघन्या माना जाता था। पुत्री को दुहिता या गाय दूहने वाली कहते थे। गाय बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इसलिए जो स्त्रियां जो बालिकाएं जो उस समय गाय दूहती थीं, जो पुत्री, उसे दुहिता कहा जाता था, गाय दूहने वाली। वैदिक काल में आर्थिक जीवन किस प्रकार का था, आइए देखते हैं। ऋग वैदिक काल में आर्थिक जनजीवन मुख्यतः कृषि, पशुपालन और वाणिज्य एवं व्यापार पर निर्भर था। गाय, भेड़, बकरी, गधे, कुत्ते, भैंस आदि उपयोगी पालतू पशु थे। हल जोतने और गाड़ी खींचने में बैलों का प्रयोग किया जाता था, और रथ खींचने में घोड़े उपयोग में लाए जाते थे। बैल और घोड़े दोनों ही उपयोग में लाए जाते थे उस समय। गाय महत्वपूर्ण पशु था और विनिमय का माध्यम था। युद्धों का प्रमुख कारण गायों की गवेषणा थी। युद्धों का प्रमुख कारण गायों की गवेषणा के मतलब गायों के चोरी या उनको हड़पने के कारण, उनसे युद्धों के गायों के कारण गायों को हड़प लेने या चोरी कर लेने आदि जो भी इस प्रकार से गायों से संबंधित मामले थे उसे गवेषणा कहा जाती थी। तो गायों से ही संबंधित युद्ध होते थे उस समय। खाद्यान्नों को सामूहिक रूप से यव और धान्य कहा जाता था। तो ये ऋग्वैदिक समाज में खाद्यान्न खाने के अनाज को क्या कहा जाता है, यव या धान्य। ऋग्वैदिक काल में धातु के तौर पर केवल तांबे का ही प्रयोग होता था, जिसे अयस कहा जाता था। तांबे का प्रयोग किया जाता था और इसे अयस कहा जाता था। मणि,
व्यापार करने वाला एक व्यापारी था जो अत्यधिक ब्याज पर ऋण देता था, इसे पणी कहा जाता था। बहुत बार प्रश्नों में पूछा गया है या परीक्षाओं में कि पणी क्या था। तो यह एक व्यापारी था जो अत्यधिक ब्याज पर ऋण देता था। तसर का प्रयोग करघा के लिए किया जाता था। निष्क निष्क क्या था? ये निष्क सोने का एक आभूषण था ऋग्वैदिक काल में। वेकनाट वेकनाट क्या था? ऋण लेकर ब्याज देने वाला वर्ग था। पणी भी एक ब्याज पर ऋण देता था और वेकनाट भी। पणी व्यापार करने वाले व्यापारी को भी कहा जाता था, लेकिन वेकनाट जो साहूकार या महाजन होते थे उन्हें कहा जाता था। ऋण लेकर ब्याज देने वाले वर्ग काम करते थे, ये वर्ग वाले व्यक्ति। ऊन ऊन को क्या कहा जाता? सुध्यव। ऊन को सुध्यव कहा जाता था। बढ़ई बढ़ई को उस काल में तक्षा कहा जाता था। और चमड़े का काम करने वाले लोगों को चर्मग्न कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में धार्मिक व्यवस्था किस प्रकार थी, आइए अध्ययन करते हैं। ऋग्वैदिक काल के जो व्यक्ति थे जिन्हें आर्य कहा जाता था, प्रकृति के पूजक थे। प्रकृति से संबंधित चीज़ों की पूजा किए करते थे। इस समय बहुदेववाद का प्रचलन था। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता इंद्र थे, जिसका ऋग्वेद में 250 के युद्ध वर्णन किया गया है, 250 सूक्तों में वर्णन किया गया है। इन्हें युद्ध के देवता पुरंदर या वर्षा के देवता कहा जाता था। इंद्र के बाद अग्नि का वर्णन किया गया है। अग्नि का 200 सूक्तों में वर्णन किया गया है, जो ऋग्वेद में दूसरे स्थान पर है। और तीसरे महत्वपूर्ण देवता और वरुण को माना जाता है, जिसे पानी या समुद्र का देवता कहा जाता है, जिसका अग्नि और इंद्र के बाद तीसरे स्थान पर इनका सबसे ज़्यादा वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। अन्य प्रमुख देवता है सोम, जिसे वनस्पति के देवता कहा जाता है। उषा प्रगति और उत्थान के देवता है। उषा आश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता के रूप में पूजा किया जाता था, जो दुखों को विपत्तियों का नाश करते थे। आश्विन पूषण पशुओं के देवता को पूषण कहा जाता था। उषा प्रगति और उत्थान के देवता थे। अश्विन विपत्तियों को हरने वाले थे। मरुत आंधी तूफान के देवता को मरुत कहा जाता था। और एक प्रकार की नैतिक व्यवस्था जो रीत कहा जाता था, रीत एक प्रकार की नैतिक व्यवस्था थी जिसे रीत कहा जाता था। इससे सुव्यवस्था सम्मान स्थापित होता था।